हेलो फ्रेंड्स, मैं एसके स्क्वायर वेलकम करता हूं आप सभी का आपका अपना चैनल मस्टर्ड क्लासेस में। आज के क्लास में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशंस डिफरेंट अलजेब्रिक मेथड से करने वाले हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड डिफरेंट अलजेब्रिक मेथड में से एक है। अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, इसके सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह समझने के लिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन के हेल्प से ही हम आपको समझाते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मुझे जो सॉल्यूशन है वो मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करने के लिए हम दोनों ही इक्वेशन को नेमिंग कर लेते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब यहां से क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रॉम 1। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इक्वेशन 1 को लेकर आगे बढ़ते हैं या इक्वेशन 2 को लेकर आगे बढ़ते हैं, बट एक इक्वेशन को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में तो सबसे पहला रूल ये है कि आप जिस किसी भी इक्वेशन को आप सेलेक्ट करते हैं उसमें से जिस किसी भी वेरिएबल को आपको आगे बढ़ाना है, मतलब राइट साइड शिफ्ट करना है, और जिस किसी भी वेरिएबल का आपको वैल्यू निकालना है तो वो आपको डिसाइड पहले से करना पड़ेगा। अब हम डिसाइड कर चुके हैं क्या कि फर्स्ट इक्वेशन में से हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। तो x का वैल्यू निकालने के लिए y को मुझे राइट साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जैसे हमने राइट साइड शिफ्ट किया इसको, तो ये हो गया 14 माइनस वाई। अब ये जैसे ही x का वैल्यू मुझे y के टर्म में आ गया, अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, जो सेकेंड इक्वेशन में जहां x है वहां पर इस पूरे वैल्यू को क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे, और इसी को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना। दैट मींस x के वैल्यू को हटाकर इसके जगह पर 14 माइनस वाई रखना। तो ये कंप्लीट जो मैकेनिज्म था, उस पूरे मैकेनिज्म को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए कितना इजी मेथड था। तो बस नाम से नहीं डरना है, बस इसके अच्छे से सारे मैकेनिज्म समझ लें और उसके बाद फिर मैथ्स को उड़ाना शुरू कर दें। तो अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम करेंगे सेकेंड इक्वेशन में पुट। तो ये लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट। जैसे ये सेकेंड में जो वैल्यू में डालेंगे तो देखेंगे कि इस x का इसमें कहां पर जगह है। तो देखा कि पहली बार में ही सिंपल x है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, x के जगह पर 14 माइनस वाई डाल देंगे, और इस y को तो हमने कुछ किया नहीं और 4 को भी साथ साथ हमने कुछ भी नहीं किया। और फाइनली अब देखिए ये एक ऐसा इक्वेशन बन गया जिसमें केवल वन वेरिएबल है। तो हम इन दोनों ही वेरिएबल को ऐड कर लेते हैं, और चूंकि मुझे उस वेरिएबल का वैल्यू निकालना है इसलिए जितने भी कांस्टेंट है लेफ्ट साइड में उस सभी को हम क्या करेंगे, राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं। ये हो गया 4, और ये 4 तो है ही, और ये प्लस में है तो इधर जाके क्या होगा। अब देखिए जैसे ही मुझे y का वैल्यू यहां से आने लग रहा है, क्या करेंगे, यहां -10 और ये हो गया -2। इस तरह से ये माइनस माइनस कट जाएगा, और ये तो डायरेक्ट हमारा आंसर हो गया 5। y का वैल्यू आते ही अब हमारा मन है कि या तो आप इसी इक्वेशन में किसी में डायरेक्ट डाल दीजिए, लेकिन मैं हमेशा प्रेफर ये करूंगा जो फर्स्ट इक्वेशन से हमने डायरेक्ट वैल्यू निकाला है वो आधा सिंप्लीफाइड है, तो वो जो सिंप्लीफाई किया हुआ चीज है उसी में डालने से हमको कम मेहनत से दूसरा वेरिएबल का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहां से क्या करेंगे डायरेक्ट, तो x इज इक्वल टू कितना, 14 माइनस y। तो ये हो गया 14 माइनस 5, तो ये हमारा आंसर कितना आ गया, 9। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरह से आपने देख लिया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही सिंपल है। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड पार्ट पर। अब देखिए सेकेंड पार्ट में भी यही है, इसको भी हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, जैसे कि अभी हमने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया कि सबसे पहले हम किसी एक इक्वेशन को सेलेक्ट करते हैं। तो फिर भी मैं वही काम करूंगा जो हमने फर्स्ट इक्वेशन को सेलेक्ट किया, इसमें भी हम फर्स्ट इक्वेशन को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहां से लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और जैसे इक्वेशन फर्स्ट आया तो हम फटाफट यहां से देख लेते हैं
कि s का वैल्यू निकालना ही है मेरे लिए फ्रूटफुल है, क्योंकि ये माइनस वाला इधर चला जाएगा तो ये हो गया 3 प्लस टी। ठीक, तो ये s का वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे, इस s का वैल्यू हम इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे। तो फिर से वही बात, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, और जैसे ही हमने पुटिंग किया तो पुटिंग से ही ये सब्स्टिट्यूशन मेथड आ जाता है। तो ये वाला क्या करेंगे, हम डायरेक्ट वैल्यू डालेंगे, लेकिन यहां पर अब देखिए s अपॉन क्या है, 3 है, तो मुझे इससे घबराना नहीं है। 3 को हम सबसे पहले बाहर निकाल लेंगे, तो डिनोमिनेटर में था, इसको हमने लिख दिया, और अब जो s है उस s के जगह पर ये डाल देंगे, तो 3 प्लस टी ऐसे करके लिख देंगे। आप चाहे तो स्मॉल ब्रैकेट लिख सकते हैं, ठीक, और यहां पर प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। हो गया हमारा काम। देखिए ये इसके ऊपर है, ये इसके ऊपर है, नीचे डिनोमिनेटर है, तो यहां से ये आ गया 3 प्लस टी, ब्रैकेट में बंद कर देने से थोड़ा सा ये सिक्योरिटी पर्पज से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके नीचे 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। अब मुझे फाइनली टी का वैल्यू निकालना है, लेकिन आप ऐसे टी की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि दोनों ही फ्रैक्शनल फॉर्मेट में है। तो इसीलिए सबसे पहले इसको मुझे एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए दोनों को हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि दोनों ही नंबर अलग अलग है ना, तो इन दोनों में कोई चीज कॉमन है ना कुछ। तो ये 3 2 6 हो गया, ये 2 चला जाएगा इधर, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया 3 प्लस टी, और प्लस ये 3 चला जाएगा इधर, तो 3t इज इक्वल टू 6। अब यहां से हमारा आंसर, इसको मल्टीप्लाई करिए, तो 3 2 6 प्लस 2t प्लस 3t। अब एक काम करिए, ये जो नीचे में है डिनोमिनेटर में, और यहां इज इक्वल टू के ऊपर ये है, तो आपको पता है जब इज इक्वल टू का साइन होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 6 हम इधर करके लिख देते हैं 36। अब देखिए हो गया हमारा काम यहां। अब केवल अगले 2 स्टेप में हमारा ये टी का वैल्यू आने वाला है। तो यहां से पहले इन दोनों को ऐड ऑन कर दीजिए, तो जैसे ऐड करेंगे तो क्या होगा 2t, और तो ये हो गया 5t। ठीक, और इस 6 को मुझे राइट साइड ले जाना है, क्योंकि आपको पता है मुझे टी का वैल्यू निकालना है, और इधर कांस्टेंट है, तो जब भी मुझे कांस्टेंट दिखे तो सबको मुझे एक साइड ले जाना पड़ता है। तो ये 6 को जैसे ले जाएंगे तो ये हो गया कितना 36 माइनस 6। तो ये फाइनल जो हमारा आंसर दिया टी का, वो दिया सबसे पहले -30, और ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया कितना 6 5 जा 30। यहां से आप इसको काट दीजिए। ठीक, तो इस तरह से टी का वैल्यू आ गया। अब आपको यह बात पता है कि टी का वैल्यू आते ही हम कहीं नहीं जाएंगे, डायरेक्ट जो हमने एस का वैल्यू निकालना था यहां से, तो क्या करेंगे एंड यहां से सीधे निकाल लेंगे एस इज इक्वल टू 3 प्लस 6, तो ये हो गया हमारा 9। तो ये हमारा पूरा फुल एंड फाइनल सॉल्यूशन है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करके आपको बता दिया। अभी आपको मजा आ रहा होगा क्योंकि ये बेहद ही सिंपल है, और आपको ये बता दूं अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं लगेगा, तो सबका सब क्वेश्चन आपको इसी तरह सिंपल लगेगा। अब चलते हम लोग थर्ड पार्ट के ऊपर। यहां पर भी हम जैसे पीछे हमने आपको अभी मैकेनिज्म बताया कि जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो करना है, तो सबसे पहले दोनों इक्वेशन को इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 डाल देना है, क्योंकि आपको पता है किसी न किसी हालत में मुझे एक का वैल्यू निकालकर दूसरे में डालना है, तो इक्वेशन का नेमिंग करना बहुत जरूरी है, इसीलिए हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिख दिया। अब फिर से वही बात क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, देखिए इक्वेशन का नेमिंग करने से कितना बढ़िया हो गया। तो ये इक्वेशन 1, तो यहां से आ गया 3x इज इक्वल टू, फिर से वही काम करूंगा 3 प्लस वाई, और यहां से x का वैल्यू कितना 3 प्लस वाई अपॉन 3। तो ये एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया यहां। अब यही x का वैल्यू हम क्या करेंगे, अगले वाले वैल्यू में डालेंगे। तो क्या करेंगे यहां, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक, जैसे हमने डाला वी गेट, अब पता ही है कि जैसे हम डालेंगे तो कुछ ना कुछ मुझे मिलेगा, तो ये x का वैल्यू एज इट इज यहां डाल देंगे। तो यहां से क्या करेंगे 9, और ऐसे ब्रैकेट लिख देंगे। यहां पर हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया था, यहां हम सर्कुलर ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। अब जिसमें कंफर्टेबल हो कोई इशू नहीं है,
तो यहां पर क्या करेंगे 9 और x के जगह पे पूरा का पूरा जो चीज है हम एग्जैक्ट एज इट इज लिख देंगे यहां -3y इज इक्वल टू 9। अब देखिए ये बाहर प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई है और नीचे 3 है तो यहां से आप इसको काट सकते हैं। जैसे 3 3 जा 9 हुआ, अब ये 3 दोनों में मल्टीपल होगा तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब यहां से y गायब हो गया। अब आपको लग रहा होगा ये क्या हो गया, अभी तो हम यहां पर x और y का वैल्यू निकाले, इस क्वेश्चन में भी निकाले, अब इस पार्ट के साथ क्या हुआ, ये तो 9 इज इक्वल टू क्या हो गया यहां 9। अब सुनिए यहां इस टाइप के जब भी सॉल्यूशन आए तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है और आप भी बढ़िया मजे में आ जाइए, आप एकदम बढ़िया। क्यों कहिएगा ऐसा क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि अब ये जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन है वो x और y का कॉमन सॉल्यूशन नहीं देने वाला। दैट मीन्स ये जो दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है ये दोनों ही एक ही है। दैट मीन्स इस केस में जब वेरिएबल गायब हो जाए तो ये बात समझिएगा कि कोई भी x का वैल्यू ले लीजिए आप तो y का वैल्यू आप पहले इक्वेशन से आ जाएगा जो ऑटोमेटिकली दूसरे को भी सेटिस्फाई करेगा। क्या क्या बताया आपको, याद रखिए कि आपने x का कोई वैल्यू ऐसा उठा लिया, ठीक, और x का वैल्यू उठाते ही जैसे आपने x का वैल्यू यहां प्लेस किया तो y का वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगा ना। तो अगर ये x और y का वैल्यू अगर फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो दूसरों को भी सेटिस्फाई करेगा। इसीलिए ये पूरा का पूरा मैसेज आपके लिए बहुत जरूरी था कि ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशंस इनफाइनाइटली होगा। तो यहां क्या लिखेंगे, इन दिस केस क्या लिखेंगे, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल, या बस आप ऐसे ही लिख दीजिए मेनी सॉल्यूशंस, ठीक। तो बस ये रहा हमारा इन तीनों पार्ट्स का एक एक करके हमने आपको सब्स्टिट्यूशन का रूल भी बता दिया और अच्छे से मैंने आपको एक एक करके सॉल्व भी कर दिया। अब हम रेस्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट में इक्वेशन है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 और नेक्स्ट है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब एक चीज और देखिए, अगर हम डेसिमल के साथ आगे बढ़े तभी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर हम ट्रिकी अप्रोच के साथ अगर डील करें तो देखिए कैसा होगा। देखिए ये जितने भी डेसिमल है सब एक डिजिट पहले है, मतलब 1 डिजिट बिफोर सब जगह डेसिमल है। तो क्यों ना हम इस पूरे को एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें। कैसे, ये देखिए, इसको हम लोग लिखेंगे 2x प्लस 3y और इज इक्वल टू 13। तो इसको हम 1 ही मानेंगे अभी, क्योंकि अभी तक हमने इसको कुछ भी नहीं किया, ठीक। और अगला वाला को भी हम लोग करते हैं, इसको लिखेंगे 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब देखिए अगर आप चाहे तो यहां से इसको हटा भी सकते हैं नेमिंग को। अब यहां पर ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, तो यहां पर हमने थोड़ा सा ट्रिकी अप्रोच लगाया है। अब जैसे ही हमने देखा कि ये पूरा का पूरा डेसिमल वाले इक्वेशन सारे के सारे कन्वर्ट हो गया एकदम नॉर्मल इक्वेशन में। अब जैसे पहले हमने रूल आपको बताया था कि फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहां से ट्राई कर रहे हैं हम x की वैल्यू निकालने का। लेकिन अब देखिए x के पीछे 2 का मल्टीपल है तो कोई बात नहीं है, बाद में वो जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y और यहां से फाइनली x की वैल्यू आ जाएगा तो ये लिखेंगे 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो इसको थोड़ा सा हम लोग नीचे लिख देते, तो ये हमारा x का वैल्यू आ गया, ठीक। अब देखिए x के वैल्यू को हम किस में डालेंगे, इक्वेशन सेकेंड में। तो यहां लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, जैसे हम इसमें डालेंगे तो देखिए 4, यहां पर 4 है और x का वैल्यू को हम ब्रैकेट में लिखेंगे तो x का वैल्यू है 13 माइनस 3y और अपॉन कितना 2।
तो इसको हमने ऐसा लिख दिया +5y और इज इक्वल टू 23। अब आप क्या करेंगे, इस पूरे को देखिए यहां से ये कैंसल आउट हो रहा है 2, तो अब ये 2 को हम क्या करेंगे, दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 26, 13 2 26 और -6y + 5y इज इक्वल टू 23। अब यहां से क्या होगा, इन दोनों को आप सॉल्व करिए, ये हो जाएगा -y और ये जाके इधर जाके कितना हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा -3। तो सिंपलेस्ट वे में हमने इस पूरे को क्या कर दिया, फाइनल टारगेट तक पहुंचा दिया। तो यहां पर इस तरह से y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू 3। अब यहां से y की वैल्यू को हम किस में डालेंगे, इसमें, तो अब लिखेंगे नाउ x इज इक्वल टू 13 - 3 और आपको पता ही है y का वैल्यू 3 है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ 2। तो यहां से कितना आ गया, 13 - 9/2 और फाइनली कितना हो जाएगा, ऊपर 4/2, तो ये हो गया 2। इस तरह से x का वैल्यू भी क्या आ गया, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन रहा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड लेवल कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं फर्स्ट और ये है हमारा सेकेंड। अब देखिए फर्स्ट से हम सबसे पहले क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट, जैसे फ्रॉम फर्स्ट आया तो √2 यही लिख लेते हैं, √2x इज इक्वल टू -√3y। ये तो बहुत ही सिंपल था क्योंकि इधर तो 0 था। अब इसमें से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये मल्टीप्लाई तो इधर जाके क्या होगा, डिवाइड। अब ये हो गया x इज इक्वल टू -√3/√2 और ये y इसके साथ ही है। तो अगर कोई कंफ्यूजन हो तो y को थोड़ा सा ऊपर लिखिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक। अब यहां से इस x के वैल्यू को हम सेकेंड में डालेंगे, तो वही फिर से पुटिंग दिस वैल्यू या पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, जैसे इसमें डाला तो डालिए √3, तो आप एज इट इज लिख दीजिए और यहां पर कोई प्लस माइनस है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट से करके और उसको √3/√2y ऐसा लिख दिया और -√8y इज इक्वल टू 0। अब यहां से इंप्लाइज लगाकर सबसे पहले एक काम करिए, ये देखिए ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -√3 × √3 और एक ही बार में हम एक काम करते हैं, ये जो √2 है यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये √2 है, इसको हमने एलसीएम ले लिया, इसके नीचे 1 है तो ये चला जाएगा ऊपर और y अभी तक हमने अभी इसमें लिखा नहीं है, तो y तो लिख ही दीजिए। और जब √2 √8 के साथ मल्टीप्लाई होगा एलसीएम के लिए, तो जैसे एलसीएम हमने √2 ले लिया तो ये हो जाएगा √16, तो √16 आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर है, इसको लिखेंगे हम लोग -4। क्लियर है पूरा, √2 √8 तो मिला के कितना मल्टीप्लाई हो गया √16 और √16 परफेक्ट स्क्वायर है और इज इक्वल टू 0, इसके नीचे 1 कर लीजिए, इज इक्वल टू है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस 4 के साथ y भी है तो यहां y भी लिख दीजिए, तो फाइनल कितना -7y इज इक्वल टू, जब इधर से मल्टीप्लाई होगा 0 × √2, तो यहां से फाइनली कितना आ गया, y इज इक्वल टू ये पूरा 0 और नीचे ये डिवाइड हो जाएगा, तो आपका कितना हो गया, y इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये भी हाँ √2 √3 ये आपको हो सकता है कि थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको भी बढ़िया से अगर डील करते हैं तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक। अब यहां से देखिए इस तरह से y का वैल्यू हमने निकाल लिया, जैसे ही y का वैल्यू निकाला अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस कंसेप्ट हम इस y का वैल्यू कहां डालेंगे, यहां। और आपको पता है कि यदि किसी भी नंबर के साथ अगर 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल आंसर भी क्या देगा, 0। तो यहां से लिख लेंगे नाउ x इज इक्वल टू कितना,
-√3/√2 इंटू 0, तो यहां से x का वैल्यू भी 0 और y का वैल्यू भी 0, तो बहुत ही सिंपल तरीके से निकल गया। कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपने पूरा प्रोसीजर अच्छे से किया है, मिस्टेक कहीं नहीं किया है, तो आप आंसर्स को लेकर कभी भी डाउट में नहीं रहना है। ठीक, तो चलिए अब आगे क्या है, फिर से वही रूल। अब यहां पर दो रास्ते हैं, कहिएगा क्या। यहां पर जब भी फ्रैक्शन में देखते हैं तो बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं। ठीक है, आपको एक काम करना है, जिन किन्हीं भी स्टूडेंट को फ्रैक्शन से प्रॉब्लम है, फ्रैक्शन से इनके कैलकुलेशन में एरर आ जाता है, तो आप यहां पर एलसीएम ले लीजिए। तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9x, और ये हो जाएगा -10y, और ये इधर चले जाएगा तो -2 इंटू 6, तो ये हो गया आपका -12। तो एक नॉर्मल इक्वेशन की तरह, जैसे ये इक्वेशन है, जैसे ये इक्वेशन हमने बनाया, ऐसे इक्वेशन बन जाएगा। लेकिन जितना देर में आप एलसीएम लेंगे, तो आप क्यों ना ट्राई करें कि फ्रैक्शन के साथ भी अच्छे से डील करें। तो आज हम ट्राई कर रहे हैं आपको कि फ्रैक्शन के साथ ही बताएं और बहुत ही सिंपल वे में बताएं। इसको भी हम क्या करेंगे, पहला और ये भी दूसरा। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन हमने सपोज कर लिया। बहुत ही आराम से, बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से हम पहले इक्वेशन से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, और यही निकालेंगे तो देखिए 3x/2 इज इक्वल टू -2 और +5y/3। यहां से हम डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल रहे हैं, अब कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए चूंकि यहां पर हम पूरे को यहां इंप्लाइज लगाए हैं, तो मैथमेटिक्स के सिंबल को भी समझते जाइए। अगर हमने यहां इंप्लाइज लगा दिया, इसका मतलब ये पूरा कंसेप्ट यहां अब क्या होगा, जितना भी ये स्टेप्स है, जितना भी ये हमारा इक्वेशन है, ये सारा का सारा यहां आगे सिंप्लीफाइड होके लिखाएगा। तो यहां से मैं इसको लिख दिया x, और इस 3/2 को हम जब ले जाएंगे इधर, तो ये हो जाएगा 2/3, और इसको ब्रैकेट में लिख के इसको लिख रहे हैं -2 + 5y/3। तो ये हमारा हो गया, x का वैल्यू निकल गया। अब जैसे ही x का वैल्यू निकला, हम क्या करेंगे, इस x के वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में डालेंगे। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड अब आपको मुझे लगता है याद ही हो गया होगा, अब मुझे लगता है लाइफ में कभी आप भूलेंगे नहीं। और बहुत सारे तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड सर आई लव इट। तो मैं भी कह रहा हूं कि आप भी उनसे प्यार करने लग जाइए इस मेथड को। मुझे भी ये बहुत अच्छा मेथड लगता है, तो आपको भी मुझे लगता है कि आज के बाद ये बहुत अच्छा मेथड लगने लग जाएगा। तो चलिए अब इसको क्या करेंगे, इस x के वैल्यू को यहां डालेंगे। तो अब क्या करेंगे, सीधे लिखते फ्रॉम सेकेंड, डायरेक्ट कुछ भी नहीं लिखते, क्योंकि लैंग्वेज में भी थोड़ा सा आप इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन फाइनली जो हमारा स्टेप्स है वो मिस नहीं होना चाहिए। इस x की वैल्यू को यहां डाल दीजिए, और आपको पता है तो यहां पर x की वैल्यू, यहां तो x/3 है, तो 3 को हमने क्या किया, देखते हो 1/3 लिख दिया। x का वैल्यू को ये पूरा लिख रहे हैं, यहां देखिए 2/3। अब यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाना मजबूरी था, आप करली ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, बट स्क्वायर ब्रैकेट लगा दीजिए, देखने में भी अच्छा लगता है, और लगा दीजिए बस। तो 2/3 यहां -2 + 5y/3, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और इसको फाइनली ऐसे क्लोज कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट को भी, और +y/2 इज इक्वल टू 13/6। अब देखिए ट्राई कर रहा हूं मैं कि एक ही बार में ये सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, कहिएगा कैसे। ये देखिए यहां पर आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, यहां से देखिए जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा -6 प्लस, देखिए -6 + 5y, बात क्लियर है पूरा, -6 + 5y, ये यहां से, और नीचे कितना, देखिए ये 3 आ गया पूरा नीचे, और ये 3 और ये 3 और फाइनली ये 3, तीनों ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहां 27, क्योंकि एलसीएम आ गया तो नीचे पूरा का पूरा 3 आ गया, ये 3 है ही, तो 3 3 जा 9, अब बाहर भी 3 है, तो ये कटेगा नहीं, 27 नीचे आ गया। ठीक, और ऊपर अभी भी 2 है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको 2 को हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं यहां पर, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये थोड़ा सा सटा के लिख देते हैं इसको। ठीक, और आखिर में यहां पर क्या बचा हमारे पास, y/2 इज इक्वल टू 13/6। तो इस तरह से ये चीज आपको समझ में आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए
फाइनली इन दोनों को अब आप एलसीएम लीजिए, तो आपको ये बात पता है दोनों को मल्टीप्लाई ही करना है, तो यहां क्या लिखेंगे 27 इंटू 2। अब कहेगा सर आपने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, 27 इंटू 2 आपने क्यों नहीं किया 54। मुझे ये बात पता है कि मल्टीप्लाई करके फिर से बाद में नीचे से इसको काटना ही है, तो हम क्यों मल्टीप्लाई करें, बस मैं क्या करूंगा इस 2 को इसके साथ कर दूंगा, तो 2 को जब इसके साथ करूंगा तो 2 2 4 और -6 के साथ करूंगा तो -24। यहां तक क्लियर है पूरा, ये देखिए ये आ गया 2 2 4 और 6 है तो 24 और यहां से ये हो जाएगा +20y, और अब तो इकट्ठे मैं लिख सकता हूं +27y इज इक्वल टू 13/6। देखिए कितना मजेदार था, यहां से हमने यहां से काट दिया, चूंकि इज इक्वल टू है तो जब इज इक्वल टू हो और नीचे अगर फैक्टर्स हो तो आप कैंसल आउट कर सकते हैं, ऊपर भी सेम प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं, और यहां से ये कट गया तो थोड़ा सा अब आसान हो गया। देखिए टेबल आपको पता है, कहेगा क्या 39 जा 117, तो ये आ गया और साथ में इनको हम ऐड भी करते जा रहे हैं, तो ये हो गया 47y इज इक्वल टू, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 117 और ये भी चला जाएगा इधर प्लस, तो ये हो गया 24। यहां तक क्लियर। अब आ जाइए आखिरी स्टेप है हमारा इसका, ये आ गया y इज इक्वल टू कितना, ऐड ऑन कर दीजिए, तो ये कितना हो गया 7 4 11 2 1 3 1 4 और ये 1 और नीचे कितना, इसको ऐड करके 47 आया था, जब इसको काटेंगे तो 3 से ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपका जो फाइनल आंसर रहा y इज इक्वल टू 3। तो देखिए हमने फ्रैक्शन के साथ ही डील किया, एक्चुअल में ये थोड़ा सा, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन भी है तो अलग थोड़ा सा आपको फील हो रहा होगा, कैलकुलेशन में हमने ज्यादा टाइम दिया, एक भी स्टेप को नहीं छोड़ा ताकि आप कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए, आपको ये हार्ड ना लगने लग जाए। ठीक, अब जैसे y का वैल्यू आ गया अब आप डालिए ना, बस हो गया। नाउ x इज इक्वल टू, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, 2/3 -2 और देखिए प्लस 5 इंटू 3/3। अब आप ये सोचते होइएगा कि हमने इसको एज इट इज क्यों रखा था, क्योंकि इसीलिए क्योंकि मुझे पता था कि बाद में y के जगह पर 3 आएगा और ये कट जाएगा। आपको भी ये थोड़ा सा प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा कि जहां पर कोई फायदा नहीं हो रहा है तो वहां पर बेमतलब का हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, उसी जगह छोड़ देंगे। तो यहां से ये कितना आ गया, बस आंसर 2/3 और अब देखिए 5 और ये 3, तो ये आ गया 3 3 3 कट गया, तो ये आपका आंसर हो गया 2। तो देखिए कितना मजेदार मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 2 में है सोल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो देखिए इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, बट वैसे ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछता है, बट उसके पीछे मैकेनिज्म क्या है कि ये उल्टा पुल्टा चीज लिख के आपको क्या करेगा, कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। कुछ भी नहीं है, सबसे पहले इन दोनों ही इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर x और y की वैल्यू निकाल लीजिए और फिर आगे जो दे रखा है उसके अंदर x और y की वैल्यू डालते ही m की वैल्यू आ जाएगा। तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और अगला वाला है सेकेंड इक्वेशन। हमने दोनों को मान लिया कि ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। क्या करेंगे, वही फ्रॉम फर्स्ट से x की वैल्यू निकालेंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, x की वैल्यू कितना आ गया, इस पूरे के नीचे 2 डाल देंगे, ठीक, और यही हमारा x का वैल्यू है। मन करे आपको तो इसको आप थर्ड इक्वेशन भी सपोज कर लीजिए, ठीक। अब क्या करेंगे, इस x के वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे, तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो जैसे सेकेंड की बात करें हम डायरेक्ट डाल देंगे, तो ये ट्वाइस और यहां से चूंकि ये वाला x देखते हैं ये पूरा का पूरा वैल्यू है,
तो हम x के जगह पर 11 माइनस 3y अपॉन 2 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इसको 4y इस इक्वल टू कितना -24। अब यहां से इंप्लाइज लगाएंगे और देखिए ये 2 यहां से कैंसल आउट हो गया, तो यहां पर ये हमारा कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो गया। यहां तो क्या करेंगे 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू -24 और यहां से इस कांस्टेंट को हम क्या करेंगे राइट साइड शिफ्ट कर देंगे और इन दोनों को फिर ऐड करेंगे तो ये -7y हो गया। ये जैसे इधर जाएगा तो ये हो गया -24 -11, आखिरी स्टेप लिख रहा हूं इस इक्वल टू दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा -35 और ये -7, तो ये क्या हो गया कट गया और यहां से ये कट के y का वैल्यू आ गया आपको 5। अब जैसे y का वैल्यू 5 आया हम क्या करेंगे यहां से फ्रॉम थर्ड x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2, तो ये हो गया 11 माइनस 15 अपॉन 2 और आपको पता है कि ये हो देगा -4 अपॉन 2, तो ये -2। अब ये x और y की वैल्यू हम क्या करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 में पुट कर देंगे और जैसे पुट करेंगे तो वहां से हमारा m की वैल्यू आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे यहां से, अब देखिए y इज इक्वल टू गिवन में दे रखा है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, तो क्या करते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू यहां से -2 एंड y इज इक्वल टू 5, तो डालिए क्या हो जाएगा 5m इंटू -2 प्लस 3, तो इस पूरे को एक बार और स्टेप लिख देते हैं -2m प्लस 3। चूंकि मुझे m का वैल्यू निकालना है इसीलिए m को हम पहले लेफ्ट साइड ले आते हैं और इसको हम राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या होगा यहां ये हो जाएगा 2m और ये होगा 3 माइनस 5, बस हमारा आंसर आ गया। तो m इज इक्वल टू -2 अपॉन 2, ये 2 इधर चला गया, तो देखिए कितनी आसानी से हमने यहां से m का वैल्यू निकाल लिया। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि पता नहीं है एक्स्ट्रा कंडीशन क्या दे रखा है, बट अगर क्वेश्चन को आप अच्छी तरह समझ जाते हैं और आपको ये पूरा रूल्स पता है तो आप यहां से x और y की वैल्यू निकालते हुए आप इसमें डाल के m की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरह से उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलते अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन थर्ड के सभी पार्ट से पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स फॉर्म करने हैं, फिर उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स is 26 and one number is 3 times the other, then find them। तो सबसे पहले मुझे फर्स्ट पार्ट से एक इंफॉर्मेशन मिला कि दो अलग अलग नंबर्स हैं जिसका सम कितना दे रखा 26। तो हम यहां से एक काम करते हैं, सपोज कर लेते हैं लेट दी टू नंबर्स बी x एंड y, और आगे एक और बात कह रहा है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो हम एक काम करते हैं यहां सपोज कर लेते हैं ये वेयर x इज ग्रेटर देन y। अब यहां पर क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करें दोनों का जब डिफरेंस करेंगे तो 26 देगा, तो इसका मतलब डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब बिगर नंबर को हम पहले रखेंगे। इस तरह से हमने जो सपोज किया था इसके अकॉर्डिंग हमने इसको दोनों को माइनस किया और दोनों को माइनस करके 26, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब कह रहा है कि जो एक नंबर है वो नंबर दूसरे से क्या है देखते हैं 3 टाइम्स है, तो इसका मतलब है x तो बिगर है y से, तो यहां से क्या कर सकते हैं हम जो बिगर नंबर है वो दूसरे से 3 टाइम्स है। आप इसको अगर कॉमन सेंस में लगाएं तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहां देखिए x माइनस वाई 26 दिया, इसका मतलब x बिगर नंबर है और करें इस तरह से
जो एक नंबर है वो दूसरे के कितने तिगुनी है, मतलब 3 टाइम्स है। तो ऑफ कोर्स छोटी वाली संख्या में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बड़ी वाली संख्या के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया। अब यहां देखिए कितनी अच्छी बात है, अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था उसमें मुझे किसी न किसी इक्वेशन को सेलेक्ट करके वहां से मुझे वैल्यू निकालना पड़ा था। लेकिन यहां पर कितनी अच्छी बात है कि सेकेंड इक्वेशन में x का डायरेक्ट वैल्यू दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, यहां पुटिंग द वैल्यू ऑफ x कहां से, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे इक्वेशन फर्स्ट में डाला तो x के जगह पे कितना 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, और पूरा इंप्लाइज करेंगे तो ये दोनों माइनस होके यहां इज इक्वल टू 26। यहां से चाहे तो आप यहां से डायरेक्ट काट दीजिए, क्योंकि अभी पीछे हम आपको समझाते आ रहे हैं कि अगर ये 2 मल्टीप्लाई में थे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो पता है ना कि डिवाइड होगा, तो हम ऊपर ऊपर भी काट सकते हैं ऐसे ही, तो थोड़ा सा आप कंफर्टेबल भी हो जाएंगे, बाद में आपका टाइम भी थोड़ा सा सेव होगा। तो बस हमको टाइम सेव करवाना है और कंफर्टेबल जोन में ले जाना है, बिना कैलकुलेशंस के अच्छे अच्छे आंसर निकालने हैं। तो यहां से ये हमारा काम हो गया। जैसे y का वैल्यू आ गया वैसे हम क्या करेंगे, फ्रॉम सेकेंड तो डालिए x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, तो हमारा आ गया x इज इक्वल टू 39। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से सिंपल तरीके से ये हमारा आंसर आ गया, जिसमें y हमारा क्या है 13 और x है हमारा 39। अब ये दोनों को अगर माइनस करेंगे तो 26 दे रहा है, बिल्कुल सही है। और अगर एक जो छोटी वाली संख्या है अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ी वाली संख्या दे रहा है। तो इस तरह से ये हमने पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब चलते हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर। अब यहां पर देखिए लिखा है कि द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल। तो सबसे पहले मुझे इस पर फोकस करना है कि क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में पता है या नहीं है। तो बहुत सिंपल इसका कंसेप्ट है कि जब किसी भी दो एंगल्स का सम 180 हो तो वो एक दूसरे का सप्लीमेंट्री कहलाता है, बस और कुछ नहीं करना। हां, कभी कभी आपको उसके साथ कंप्लीमेंट्री भी याद रखना पड़ेगा। तो यदि दो डिफरेंट एंगल्स का सम 90 डिग्री दे दे तो वो कंप्लीमेंट्री होता है। तो अभी हम ज्यादा कंसेप्ट में नहीं पढ़ते हुए हम डायरेक्ट आ जाते हैं जो क्वेश्चन है उसके ऊपर। तो इसमें लिखा है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, एक्सिस द स्मॉलर बाय 18 डिग्री देन फाइंड देम। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, दो डिफरेंट एंगल सपोज कर लेते हैं। तो यहां पर भी सेम ऐसा ही, लेट द टू एंगल्स बी एक्स एंड वाई। तो जैसे उन्होंने सप्लीमेंट्री बोला और ये दोनों क्या है सप्लीमेंट्री है ना, हमने यहां माना है, तो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये दोनों ही सम कितना देगा 180, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट है कि यदि हमने ये दोनों एंगल सपोज कर लिया और ये दोनों एंगल अगर सप्लीमेंट्री है तो सबसे पहला जो इक्वेशन फॉर्म होगा वो होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 18। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब कह रहा है, अब यहां पर एक और चीज सपोज कर लेते हैं। इसमें लिखा है स्मॉलर और यहां पर लिखा है लार्जर। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, यहीं पर लिख देते हैं वेयर x इज ग्रेटर देन y। एक बात क्लियर हो गया कि x क्या है बिगर एंगल है y से। तो यहां से क्या कर रही है, अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं, देखिए बिगर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करूं तो कितने से ये स्मॉलर है बिगर से 18 डिग्री का, तो यहां पर 18 लिख लीजिए। एक बार और अगर समझना है तो अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्या लिखा द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल के कंसेप्ट पर हमने फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म कर लिया यहां पर सपोज करके दो डिफरेंट एंगल्स। और फिर आगे कह रहा है कि अगर ये लार्जर है, इसमें से दोनों में से कोई एक लार्जर है जिसको हमने सपोज कर लिया है, तो लार्जर स्मॉलर से कितना एक्सीड्स करता है 18 डिग्री। दैट मींस जब दोनों को माइनस करेंगे तो 18 हमारा आंसर देगा। अब बहुत इजी हो गया। अब एक काम करिए, यहां से अब अगर मैंने इसमें हमने इक्वेशन 2 से हमने इक्वेशन
1 में वैल्यू पुट करा, यहां पर भी हम यही काम कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई, ये, और ये वैल्यू आप किस में डालेंगे, इक्वेशन 1 में। तो यहां लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट, जैसे 1 में डाला तो ये हो जाएगा 18 प्लस वाई, और ये y अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है, इज इक्वल टू दिस। अब इस दोनों को ऐड ऑन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2y, और ये 18 चला जाएगा, चूंकि ब्रैकेट है और प्लस है तो ब्रैकेट का यहां पर कोई रोल है नहीं। हमने ब्रैकेट इसलिए लिखा क्योंकि आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि 18 प्लस वाई ये पूरा का पूरा x के जगह पर आया है। जैसे ये 180 माइनस 18, तो ये कितना हो गया, यहां से y इज इक्वल टू, इसको माइनस करिए तो ये हो जाएगा 0, और ये हो गया 6, और ये 1, और यहां पर 2 था तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया 81। क्लियर है पूरा। अब देखिए जैसे 81 हो गया तो y की वैल्यू कितनी, 81, यहां तक पूरा क्लियर। और जैसे 81 हो गया तो वैसे ही हम क्या करेंगे, नाउ x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू कितना, 18 प्लस 81, तो ये कितना हो गया 9, और 9, तो ये हो गया 99। तो इस तरह से मेरे पास दोनों एंगल का वैल्यू आ गया, एक y इज इक्वल टू 81 और x इज इक्वल टू 99। अब देखिए दोनों को माइनस करिए तो 18 का डिफरेंस दे रहा है, दोनों को सम करिए तो ये हमारा कितना दे रहा है 180। तो इस तरह से ये हमने पूरा पूरा वेरीफाई भी कर लिया और इसका आंसर भी निकाल लिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर। थर्ड पार्ट सेज द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800। लेट अस सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स for rupees 1750, then find the cost of each bat and each ball। इस पूरे क्वेश्चन से मुझे ये बात समझ में आ गया कि डिफरेंट बैट्स एंड डिफरेंट बॉल्स को जब हम परचेज करते हैं तो एक सिचुएशन में मुझे दे रखा है 3800, और फिर अलग अलग बैट्स और बॉल्स को जब हम एक साथ फिर खरीदते हैं, जो कि सिचुएशन मेरा दूसरा है, तब उसमें मुझे लग रहा है 1750। तो देखिए इस पूरे क्वेश्चन में मुझे कहीं भी कॉस्टिंग नहीं दे रखा है बैट और बॉल का, और जब हम लास्ट में देखते हैं क्वेश्चन का तो वहां पर लिखा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। दैट मीन्स मुझे फाइनल एक बात समझ में आ गया कि जो क्वेश्चन जब मैं स्टार्ट करूंगा तो मुझे अपने तरफ से कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल सपोज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम इसको लिखते हैं, लेट द cost of 1 bat is equal to rupees x and the cost of 1 ball is equal to rupees y। ठीक, अभी हमने 1 बैट एंड 1 बॉल का हमने क्या करा, यहां से कॉस्ट निकाल लिया। अब जैसे x और y की वैल्यू अगर मेरा निकलेगा तो हमारा आंसर का जो टारगेट है वो मेरा फुलफिल हो जाएगा। तो एक चीज हमने देख लिया कि क्वेश्चन शुरुआत कहां से करना है, किसको क्या सपोज करना है। जब आप इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आखिरी तक आपको ये बात समझ में आ जाएगा। अब चलिए फर्स्ट सिचुएशन की बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आप 7 बैट्स खरीदते हैं तो 1 बैट का प्राइस x है, तो 7 बैट्स का प्राइस हो जाएगा 7x, और 6 बॉल्स तो क्या करेंगे, 6 नंबर है बॉल्स की और 1 बॉल का कॉस्ट है y, तो ये हो गया। इस केस में टोटल जो हमारा कॉस्ट आया है वो आया है 3800। तो हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते। जो सेकेंड सिचुएशन है इसमें कह रहे 3 बैट्स, तो 1 बैट का प्राइस फिर से वही, और आगे 5 बॉल्स, और आपको पता है बॉल का हमने y मान रखा। दोनों को जब एक साथ खरीदारी करते हैं
तो सेकेंड सिचुएशन में ये आ गया। अब देखिए फिर मुझे करना वही है, क्योंकि कंडीशन दे रखा है कि मुझे यहां से एक्स और वाई की जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब थोड़ा सा यहां हम ट्रिक अप्लाई करते हैं। कहिएगा ये ट्रिक क्या है? यदि मैं यहां से एक्स और वाई किसी का भी वैल्यू निकालूं तो देखिएगा कि कहीं कोई कैंसल आउट नहीं हो रहा है, और जब वही वैल्यू यहां डालूंगा तो यहां पर भी नीचे ऊपर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। एक तो वैसे ही सबसे पहले से बड़ी संख्या है, और जब इसमें हम कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो और भी वो बहुत बिगर नंबर हो जाएगा। तो उस बिगर नंबर वाले कैलकुलेशन से बचने के लिए थोड़ा सा ट्रिक अप्रोच लगा लेते हैं। कहेगा वो ट्रिकी अप्रोच क्या है? तो यहां से देखिए, मुझे यह बात पता है कि ये जो 5 है ना, जब इसके नीचे जाएगा तो यहां से ये 5 का फैक्टर बन रहा है। तो क्यों ना हम यहां से डायरेक्ट फ्रॉम सेकेंड से उठाते हैं और यहां से हम y की वैल्यू x के टर्म में निकालते हैं। तो यहां से वो आ जाएगा 5y इज इक्वल टू दिस माइनस 3x, और y इज इक्वल टू 1750 माइनस 3x और अपॉन 5। देखिए 3 से तो ये नहीं कट रहा, लेकिन इससे ये कैंसल आउट हो रहा है, और वही मेरा टारगेट था कि हम नंबर को छोटा कर दूं। तो यहां से मेरा हो गया y इज इक्वल टू, जब ये कटेगा तो 5 3 जा 15 और 2, तो ये हो गया कट के ये, तो ये कट गया, लेकिन इसके साथ नहीं कटा। तो क्यों ना हम इसको अलग से रख दें। अब ये पूरा y का वैल्यू आ गया। इस y के वैल्यू को हम अब इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो लिखेंगे पुटिंग the value of y in equation 1 डाल दीजिए। तो ये हो गया 7, और यहां तो y है तो इसको तो हम कुछ करेंगे नहीं, तो 6, और यहां पर ऐसे ब्रैकेट डाल देते हैं। अब ब्रैकेट डालकर ये डालेंगे 350 और माइनस यहां कितना 3x/5। तो देखिए हमने कितने छोटे छोटे संख्या बना दिया, इज इक्वल टू 3800। अब यहां से कुछ नहीं करना आपको, सिंपली इसको जितना सिंप्लीफाइड कर सकते हैं उतना करिए। इसको तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा अभी, 7x, और जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जाएगा ये 6 5 जा 30 और 6 3 जा 18 और 2 3 21। यहां तक क्लियर? अब ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 18x/5 इज इक्वल टू 3800। बस हो गया हमारा काम। इन दोनों को एक साथ कर लीजिए और इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो जैसे 38 में से ये 3800 माइनस 2100 जाएगा, तो ये जो भी आएगा मैं अभी लिखूंगा, पहले इसको हम हैंडल कर लेते हैं। तो जब एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 5, और ये हो गया 7 5 जा 35 और माइनस 18x। बस हो गया हमारा काम। अब यहां से सबसे पहले इसको माइनस करते हैं। तो देखिए माइनस करेंगे तो कितना होगा 17x, और साथ में जब इसको माइनस करेंगे तो ये हो गया 1700, ठीक, और इंटू 5 आ गया, और यहां से ये कैंसल आउट हो गया, तो ये हो गया 100। तो देखिए कितना आसान हो गया, जरा सा ट्रिक फॉलो किया और तुरंत ये आंसर हमारा x इज इक्वल टू 500 दे दिया। तो देयर फॉर x इज इक्वल टू 500। अब मुझे कुछ भी नहीं करना, सब कुछ क्या दरा है, यहां y की वैल्यू यहां उठाएंगे। नाउ y इज इक्वल टू 350 माइनस 3 इंटू 500 अपॉन 5, ये भी कट गया, तो ये फाइनल आ गया कितना 350 माइनस 300, तो आंसर आ गया 50। तो ये इस तरह से जो टोटल कॉस्टिंग आई यहां पर लिख लीजिए ₹100 और यहां पर ₹50। तो ये हो गया ₹500 और यहां ₹50। तो ये 1 बैट का कॉस्टिंग आ गया और ये 1 बॉल का कॉस्टिंग आ गया।
इस तरह से हमने पूरे क्वेश्चन को अच्छी तरह से थोड़ा सा ट्रिकी अप्रोच लगाकर हमने पूरे कैलकुलेशन को बचा लिया, ठीक, और आंसर भी हमने अच्छी तरह से निकाल लिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोर्थ पार्ट में है कि एक टैक्सी वाले अपने कस्टमर से दो अलग अलग चार्जेस वसूलता है। एक, वो टैक्सी वाला अपना फिक्स चार्ज वसूलता है, और दूसरा, अगर कोई कस्टमर जितना किलोमीटर जाता है उस हिसाब से वो चार्ज वसूलता है। तो इस तरह से उनके दो अलग अलग कंडीशंस यहां पर दे दिया गया है। अब इन दोनों ही कंडीशन से मुझे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करने हैं, टू वेरिएबल्स वाले, फिर उसको मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। अब देखिए, मुझे किस किस वेरिएबल्स को सपोज करना है वो आपको नीचे से पता चल जाता होगा। इसमें लिखा है कि व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। दैट मीन्स इस पूरे क्वेश्चन में मुझे एक बात समझ में आ गया कि जो क्वेश्चन की शुरुआत है वो मुझे सपोजिशन से है, और वो सपोज किस किस फैक्टर का है, एक है फिक्स चार्ज और एक है चार्ज पर किलोमीटर। तो चलिए हम दोनों को सबसे पहले सपोज कर लेते हैं। तो लिखते हैं लेट द फिक्स चार्ज बी ₹x and the charge per kilometer कितना भी ₹y। ये हमने दोनों को सपोज कर लिया। अब हम क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट से वो डेटा कलेक्ट करते हैं और उसको हम क्या करेंगे, टू वेरिएबल्स वाले इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए यहां कह रहा है कि 10 किलोमीटर जब कोई भी इसका कस्टमर जाता है तो उसके लिए 105 रुपीज पे करता है। तो एक बात तो क्लियर है कि जब भी कोई कस्टमर उसके टैक्सी में बैठेगा तो टैक्सी में बैठते ही फिक्स चार्ज तो वो ले ही लेगा। तो फिक्स चार्ज तो ले ही लेगा। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमने फिक्स चार्ज माना है वो हमने लिख दिया। अच्छे से समझिएगा इस क्वेश्चन को। और 10 किलोमीटर गया है तो 1 किलोमीटर का y रुपीज लेता, तो 10 किलोमीटर का हो जाएगा 10y। इस तरह से जो टोटल पैसे उनको पे करने हैं वो है, टोटल चार्ज हो गया ₹105। ठीक, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते। अब देखिए सेकंड सिचुएशन क्या कह रहा है। सेकंड सिचुएशन में कह रहा है कि यदि वो 15 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है तब क्या होगा। तो देखिए तब भी फिक्स चार्ज तो वही लगेगा। तो ये चीज आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है कि दोनों ही इक्वेशंस के अंदर x ही लगेगा, केवल वेरिएशन किसके साथ होगा, चार्ज पर किलोमीटर का। तो अब अगले वाले में हम लिखेंगे 15y इज इक्वल टू टोटल। देखिए इस केस में कितने पैसे लगते हैं। तब एक बार आप क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करिए तो आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगा, जो हमने आपको अभी पूरा का पूरा एक अच्छे से निचोड़ करके आपको बताया था। ठीक, नीचे वाले क्वेश्चंस को अभी हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं, पहले हम चार्ज पर किलोमीटर और फिक्स चार्ज निकाल लें। अब यहां से देखिए, अब आप फ्री हैं, या तो सेकेंड इक्वेशन से x का वैल्यू फर्स्ट में डाल दीजिए या फर्स्ट से सेकेंड में, क्योंकि मुझे सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहां से लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट से क्या होगा, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। अब इसको इक्वेशन सेकेंड में प्लेस करेंगे तो लिखेंगे पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड। और जैसे सेकेंड में डालेंगे तो ये x का वैल्यू जितना है वो आ जाएगा यहां, ये हो जाएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ये दोनों सेम वेरिएबल है, सेम कैटेगरी है, तो ये आ जाएगा कितना 5y, और ये जाएगा इधर 155 माइनस 105। अब फाइनली यहां से y का वैल्यू आते जा रहा है, तो जब इसको माइनस करेंगे तो ये देगा 50। 155 माइनस 105 50, और 5 यहां जाएगा तो यहां से आ गया 10। तो देखिए y हमने माना था चार्ज पर किलोमीटर, तो यहां से ये आ गया देयरफॉर
y इज इक्वल टू कितना, ₹10 पर किलोमीटर। वैसे यहां पर ये लिखा ही है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो सीधे y इज इक्वल टू ₹10, ठीक, क्योंकि हमने y को मान लिया पर किलोमीटर। अब इस y की वैल्यू आप यहां डाल दीजिए, तो क्या करेंगे, नाउ x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10। हमने y के जगह पर क्या किया, 10 डाल दिया, ये हो गया 105 माइनस 100, तो ये आ गया रुपीस कितना, 5, और ये x था फिक्स चार्ज। तो अब हम दोनों डेटा से आपको पूरा कंक्लूजन बता देते हैं कि ये जो टैक्सी वाला था, वो टैक्सी वाला फिक्स चार्ज 5 रुपीज लेता था, और आप जितने किलोमीटर जाएंगे उसके हिसाब से 10 रुपीज पर किलोमीटर आपको वो देना पड़ता, ठीक। तो इस हिसाब से ये दोनों डेटा आ गया, तो यहां तक तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब कह रहा है कि यदि कोई पर्सन, ठीक लिखा है, 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करे, ठीक है, लिखा है कि अगर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर तो उसको कितने पैसे देने हैं, तो यहां लिखते हैं चार्ज कितना, ये देखिए, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। तो आपको पता है फिक्स चार्ज तो तब भी देना है, तो फिक्स चार्ज x, और ये देखिए पर किलोमीटर y है। अब तो वैसे पर किलोमीटर आ गया, तो यहां से पहले हम एक बार इक्वेशन फ्रेम कर लेते हैं, तो 25 इंटू वाई, ये हमारा एग्जैक्ट एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब यहां पर x का वैल्यू मुझे पता है 5, 25 इंटू वाई है हमारा 10, तो ये हो गया कितना, ये आ गया 255। तो टोटल इनको देना है 25 किलोमीटर, जब वो जर्नी ट्रेवल करेंगे तो ये इसके लिए उनको 255 रुपीज देने हैं। तो इस तरह से ये हमने एक एक करके सारे डेटा इसमें से हमने निकाल लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Fifth part says a fraction becomes 9 upon 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5 upon 6. Then find the fraction. अब इस क्वेश्चन में देखिए आखिरी में लिखा है find the fraction, और क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट प्लेसेस पर एक जगह न्यूमरेटर यूज हुआ है और दूसरी जगह डिनोमिनेटर। तो मुझे एक बात समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन में 3 अलग अलग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एक न्यूमरेटर, दूसरा डिनोमिनेटर और तीसरा फ्रैक्शन। तो अब अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सपोज करके मैं फ्रैक्शन फॉर्म कर लूं, तो उसके बिहाफ पर हम अलग अलग कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स फॉर्म कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग वेरिएबल से सपोज कर लेते हैं। तो लेट द न्यूमरेटर बी x and the denominator be y। देन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने सपोज कर लिया। अब जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिला, वैसे हम जानते हैं कि फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, और ये हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है। तो ये हो गया x अपॉन वाई, कुछ भी नहीं लिखना, सिंपली यहां हम ले जाकर इसको छोड़ देंगे। अब देखते हैं कि ये जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन के साथ क्या कंडीशन दे रखा है। तो फर्स्ट में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि यदि फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 2 ऐड कर देते हैं और इसके डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर देते हैं, लिखा है कि इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, तो ये चीज कर लिया, तो ये फ्रैक्शन हो जाता है 9 अपॉन 11। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18, और इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इधर ले आएंगे 11x माइनस 9y, और ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में जो कह रहा है कि आप पहले क्या करें, लीनियर इक्वेशन फॉर्म करें, तो यहां पर हमने लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर लिया, ठीक, ये हो गया इक्वेशन 1। दूसरा कह रहा है कि यदि
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर आप 3 ऐड कर देते हैं तब जो वैल्यू होता है वो होगा 5/6। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y अब प्लस 15। इसको भी ले जाइए तो फाइनल आंसर कितना देगा, ये देखिए 6x माइनस 5y और ये इधर आएगा तो +3 इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन दे दिया। ठीक, तो इस तरह से हम जो कंडीशन दे रखा था कि आप गिवन कंडीशन से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करें, तो हमने ये कर लिया। अब कह रहा है कि जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गया उसके बाद आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर आप इसे सॉल्व करें। तो अब हम क्या करेंगे, जो मैं रूल जानता हूं यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 तो निकालिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 में यहां से हम वैल्यू निकालेंगे तो 11x इज इक्वल टू 9y माइनस 4। ये क्लियर है पूरा। अब क्या होगा, x इज इक्वल टू 9y माइनस 4 अपॉन 11। तो ये हमने यहां लिख दिया और इसको हम ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। इसको हम करते हैं इक्वेशन 3 सपोज कर लिया। अब इस x का वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में प्लेस करेंगे तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो डाल दीजिए 6 ब्रैकेट लगाएंगे 9y माइनस 4 अपॉन 11 माइनस 5y। ठीक, और मुझे पता है कि फाइनली 3 को मुझे राइट साइड ही शिफ्ट करना है तो हम एक ही बार में कर ही देते हैं। इज इक्वल टू -3। ठीक, प्लस है तो -3। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 54। देखिए इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 54y माइनस 24 और माइनस एलसीएम भी साथ साथ लेते चलेंगे तो -55 y इज इक्वल टू जैसे एलसीएम आ गया तो ये 11 इज इक्वल टू के उधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और आंसर होगा -33। अब यहां से y का आप सॉल्व कर ले तो ये दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो -y और इज इक्वल टू जब इधर जाएगा ये तो देखिए क्या दे रहा है, ये दे देगा आपको -33 प्लस 24 और जैसे ये आ गया तो यहां से y की वैल्यू आ गया हमारा, अगर मैं करूंगा इसको तो कितना आ जाएगा 9। क्लियर है, तो ये आ गया हमारा 9 और जैसे ही y का वैल्यू आया वैसे ही x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो कितना x का वैल्यू 9y माइनस 4 अपॉन 11 तो ये आ गया 9 इंटू 9 माइनस 4 अपॉन 11 तो ये कितना अपॉन 11 तो ये कितना हो गया 77 तो ये हो गया। देयरफॉर यहां पर x कितना आ गया 7 और y कितना आ गया यहां से 9। तो अब क्या करेंगे, फ्रैक्शन कितना, फ्रैक्शन मुझे पता है, फ्रैक्शन मेरा x अपॉन y है तो x हमारा हो गया कितना 7 और y 9। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इसमें कुछ भी नहीं था, पीछे हमने जो जो प्रोसीजर जानते थे यही सारा प्रोसीजर लगा दिए। यहां पर केवल मुझे इक्वेशन बनानी थी तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में भी साथ साथ लिख दिया। अगर आप नहीं भी लिखते डायरेक्ट भी अगर आप आंसर निकाल लेते यहां से x का और ये डाल देते तो आंसर आ जाता, लेकिन जो कंडीशन था उस कंडीशंस के मुताबिक हमने एक एक प्रोसीजर करते हुए सारे के सारे आंसर निकाल लिए। तो अब चलते हम लोग लास्ट पार्ट पर। 6th part says 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, and 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son, and what are their present age। इस क्वेश्चन से पूरा एक बात क्लियर हो जाता है
कि यदि जैकब और उसके बेटे का यदि प्रेजेंट एज मालूम चल जाए तो हम दो अलग अलग कंडीशन से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स फॉर्म कर लेंगे। तो सबसे पहले यहां क्या करना है, देखिए इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट से भी मुझे एक सजेशन दे रहा है कि आप दोनों के प्रेजेंट एज को सपोज करिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x years and his son be y years। यहां से हमने क्या किया, जैकब और उसके बेटे का दोनों का हमने क्या किया, प्रेजेंट एज सपोज कर लिया। अब क्या करेंगे देखिए, अब यहां से दो अलग अलग कंडीशन है। एक तो है केस 1 में सबसे पहले पार्ट में लिखा है कि 5 years हैंस, मतलब आज नहीं, आज से 5 साल बाद। तो हम एक बार बताइए कि यदि दोनों का प्रेजेंट एज x और y है तो 5 years आगे जाकर ये दोनों ही 5 years एड ऑन हो जाएगा उसके एज में। तो यहां से लिखेंगे केस 1 में देयर एज इज 5 years फ्रॉम नाउ। कह रहे कि आज से 5 साल बाद क्या होगा इसका एजेस, एजेस हो जाएगा x प्लस 5 एंड y प्लस 5। अब देखिए इन दोनों के साथ अल्जेब्रिक कंडीशन क्या दे रखा है, लिखा है कि जो जैकब 5 साल बाद की बात कह रहा है और उसका बेटा, जब ये दोनों को इक्वल करेंगे ना तो लिखा है कि ये जो है वो 3 टाइम्स है। क्या लिखा, 3 टाइम्स। देखिए यहां लिखा है 3 टाइम्स, तो 3 से किस में मल्टीप्लाई करेंगे, जैकब में या उसके बेटे की एज में। डेफिनेटली उसका बेटा छोटा है तो इक्वल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे उसके बेटे की एज में। तो यहां से x प्लस 5, 3y, 5 3 जा 15 और यहां आ जाएगा x माइनस 3y और यहां आ जाएगा माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये हमने क्या किया, लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर लिया। ठीक, अब क्या करा ये देखिए, एक कंडीशन से यहां समझ में आ गया। दूसरा कंडीशन कह रहा है 5 years अगो, तो क्या लिखेंगे यहां 5 years, या ऐसे लिखेंगे देयर एजेस 5 years अगो। ठीक, तो 5 साल पहले क्या होगा रहा होगा, 5 साल पहले, तो ये 5 साल पहले x माइनस 5 एंड y माइनस 5। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि जो 5 years पहले की बात है, तब कह रहा है कि जो जैकब था वो अपने बेटे का 7 गुना था। जब अब उसके बेटे के एज में 5 साल पहले की बात हो रही है, मतलब पास्ट की बात हो रही है, कि पास्ट में जब 5 years पहले जितना एज था उसके बेटे का, अगर उसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो उस टाइम में 5 years पहले उसके जैकब के एज के बराबर हो जाता। ठीक, तो यहां से फिर से क्या करेंगे, x माइनस 5 7y माइनस 35, x माइनस 7y अब प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ये आ गया इक्वेशन सेकेंड। तो ये देखिए ये दोनों ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ये बिल्कुल फॉर्म हो गया। अब जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गया, अब मुझे इन दोनों से क्या करना है, x और y का वैल्यू निकालनी है। मेथड कौन सा लगाना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सिंपली बात है, यहां से क्या करेंगे हम, अब यहां से निकालेंगे फ्रॉम फर्स्ट। तो बहुत ही सिंपल तरीके से
हम यहां से डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए डायरेक्ट x की वैल्यू निकलेगा, तो x की वैल्यू कितना, ये दोनों को आप इधर लेके चले जाइए, तो ये हो गया 3y प्लस 10, इसको इक्वेशन मान लेते हैं हम थर्ड। अब ये क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, तो सेकेंड वाला ये है, तो x के जगह पे डायरेक्ट वैल्यू डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 3y प्लस 10 माइनस 7y, और ये पता ही है कि 30 मुझे उधर ले जाना पड़ेगा, तो क्यों ना मैं एक ही बार में लेके चला जाऊं, तो ये -30, ये दोनों हो गया कितना, -4y, ठीक, 3y माइनस 7y माइनस 4y, और ये भी इधर चला जाएगा, तो -40, यहां से y की वैल्यू आ गया 10। दैट मीन्स y का वैल्यू किसको हमने सपोज करा था, जैकब के बेटे की, तो इसका मतलब जैकब के जो बेटा है उसका प्रेजेंट एज 10 इयर्स है, और जैसे ही y का वैल्यू हम यहां डालेंगे, तो क्या करेंगे, यहां फ्रॉम थर्ड x इज इक्वल टू 3 इंटू 10 प्लस 10, तो ये हो गया कितना, 40 इयर्स, तो दैट मीन्स जैकब का प्रेजेंट एज 40 इयर्स है। बिल्कुल हमने यहां पर क्या किया, 10 डाल दिया, 10 3 जा 30, अब प्लस 10 40, तो इस तरह से हमने पूरा डेटा जो जो भी वो कह रहा था उस हिसाब से हमने सारे के सारे डेटा निकाल लिया। आज के क्लास में जितने क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाए सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और साथ ही आपने इंजॉय भी किया होगा, तो प्लीज इसे लाइक तथा अपने दोस्तों को शेयर करें, और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी साथ में कर ले, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।